हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर का हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वो बना रहे थे, ठीक है। और इसमें काफ़ी हम लोग क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, 3-4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। तो पहले आप जाके सब वीडियो को आप देख ले, ठीक है। उसके बाद ही आज का क्लास को आप देखें। टॉपिक वाइज हम लोग इसको स्टार्ट किए थे, ठीक है। 1 बाय 1 करके जितना भी टाइप्स का वर्ड प्रॉब्लम बन सकता है वो सारे चीज़ों को यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट किया जाए। कुछ टॉपिक आज भी क्लियर हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चंस के साथ। और साथ साथ में अगर आप चैनल माने न्यू हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो वीडियोस देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ सीखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब आप करके रखें। और साथ साथ में आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ठीक है। बिना कॉपी पेन का मैथ क्लास बिल्कुल भी नहीं लेना होता है। कॉपी पेन लेके बैठिए, अपना डाउट्स जो भी है कमेंट सेक्शन में आप डाल देना है आपको। और साथ साथ में क्लास को बहुत ही ध्यान से आपको लेते रहना है बिना स्किप किए, ठीक है। तो चलो आज का जो क्लास है वो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस के साथ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग अक्सर जानते हैं कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला जो मैथ होता है ना, वो अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो चलो आज अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाला मैथ को किस तरह से सॉल्व करना होता है, आज इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखो। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से यहाँ पे देख पा रहे हैं और चीज़ों को आप लोग बिल्कुल भी पढ़ पा रहे हैं कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल क्वेश्चन पढ़ने का नहीं होता है, सवाल होता है कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है ना। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है और कैसे हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है। चलो 1 मिनट, चलो यहाँ पे सब कुछ ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है। देखो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बाद में हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा आसान तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सपोज करो ये क्या है, पानी है, ठीक है। क्या है बोलो, ये पानी है, बिल्कुल भी ये पानी है, ठीक है। इसको हम लोग मैथ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्टिल वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, स्टिल वाटर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्टिल वाटर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे हो सकता है कि ये भी फ्लो होता होगा, तो स्टिल वाटर का स्पीड काफ़ी कम होता है, इसको आप ध्यान रखें। अब हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो नाव होता है, बोट, जो यहाँ पे इसको स्टिल वाटर भी हम लोग बोल सकते हैं, इसको स्ट्रीम भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग स्ट्रीम भी यहाँ पे बोल सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे मान के चलो कि ये एक नाव है जो कि यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, नाव, क्लियर। यहाँ पे एक नाव है जो कि चल रहा है। अब आप लोग को ध्यान रखना है कि मान के चलो कि ये जो स्टिल वाटर है ना, स्टिल वाटर हो सकता है या तो स्ट्रीम हो सकता है। स्ट्रीम मतलब जो पानी धीरे धीरे स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो सपोज करो ये पानी का स्पीड कुछ इस साइड से मतलब बना हुआ है, इधर पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। और पानी का जो स्पीड है इसको आप भी मान लो कि भी किलोमीटर पर आवर, भी किलोमीटर पर आवर। इसको आप ध्यान रखें कि भी किलोमीटर पर आवर बोलो क्या है, पानी का यहाँ पे स्पीड है, यानी स्ट्रीम का स्पीड है या तो वाटर का स्पीड है। अब ये रहा नाव, ठीक है। अब नाव का देखो दोनों साइड हो सकता है। देखो अब क्या है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, पानी अगर इधर फ्लो हो रहा है तो पानी का फ्लो कभी उल्टा नहीं होगा। यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लोइंग, ठीक है। यू कैन नॉट चेंज इट, ओके। कोई नदी में पानी मान के चलो बह रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, तो ये पानी फ्लो होगा, उसी डायरेक्शन में ही फ्लो होगा। यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वाटर फ्लो, ठीक है, क्लियर। बट यहाँ पे आप देखो इस नाव का, ये बोट का यहाँ पे 2 डायरेक्शन हो सकता है। या तो हो सके कि पानी इधर फ्लो हो रहा हो, सॉरी बोट इधर जा रहा हो, या तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो। ये दोनों माने कंडीशंस यहाँ पे हो सकता है। आइदर द बोट कैन मूव इन द सेम डायरेक्शंस विथ व्हाट, स्टिल वाटर, और इट कैन मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर। ये सुनो, ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अब आपको हम बता दें कि इसका भी एक अपना स्पीड होगा। चलो इसको यू मान लेते हैं, यू किलोमीटर पर आवर। और आप अभी हमको बोलेंगे कि सर एक बात यहाँ पे कि
मानिए कि जब जिधर पानी फ्लो हो रहा है ना, उसी साइड में, उसी डायरेक्शन में बोट भी चल रहा है, यानी दोनों का जो डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होना चाहिए आपको बता दें हम, ऐसा कंडीशन में जो नाव का स्पीड है ना वो काफ़ी बढ़ जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि वो पानी का बहाव तरफ चल रहा है। हाँ, जिधर पानी फ्लो रहा है उसी तरफ चल रहा है। हम लोग जब होता है ना कि साइकिल मान के चलो चला रहे हैं और पीछे से हवा चल रहा है, हमको धक्का मार रहा है, तो क्या होता है ना, साइकिल का स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। हाँ, उस हिसाब से पानी उसको लेके चलेगा कि पानी का जो यहाँ पे क्या बोलता है डायरेक्शन है फ्लो होने का, और यहाँ पे बोट का दोनों सेम डायरेक्शन है। तो जब सेम डायरेक्शन होता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको बता दें। सेम डायरेक्शन मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब ही होता है कि बोट का पानी का डायरेक्शन में फ्लो होना या बोट का पानी के डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है ना। यानी सेम डायरेक्शन, आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। सेम डायरेक्शन, ओके, बोथ दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और ऐसा केस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का जो स्पीड है ना उसको हम लोग जोड़ देते हैं। ये सर नो, उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो डाउन स्ट्रीम मतलब द स्पीड, okay, that we get, okay, when the boat will move in the directions of water. That means you can add the directions because it will get more speed, okay, more speed. The speed of this boat will enhance, it will increase because the direction is same, okay. ये केस आपको समझ में आ गया होगा। बट इन केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोट, अगर इधर फ्लो है, पानी इधर बोट इधर, बिल्कुल अपोजिट, पानी इधर बोट इधर, तो क्या होगा, ऐसा केस में आपको हम बता दें क्या होता है, बोट को काफ़ी दिक्कत होगा, काफ़ी यहाँ पे परेशानी होगा स्पीड को बढ़ाने में, क्योंकि वो बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में यहाँ पे चलने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आप स्ट्रीम बोलते हैं। आप स्ट्रीम यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बोलेंगे जी, ऑपोजिट डायरेक्शन। आपको भी चीज़ें समझ में बिल्कुल भी आ रहा होगा, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, आप स्ट्रीम बोलते हैं। ऐसा केस में हम लोग स्पीड को माइनस कर देते हैं, कुल जो स्पीड होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे इसका स्पीड अब यू नहीं रहेगा, ठीक है ना, इसका स्पीड अभी यू नहीं रहेगा। देखो एक बात, ऑलवेज वी आर कंसिडरिंग द स्पीड ऑफ बोट, ना कि वाटर, ठीक है। ऐसा केस में हम लोग बोट का स्पीड यू नहीं लेंगे, यू के साथ भी लेंगे। ये एक्चुअली किसका स्पीड है, भले भी को ऐड किए हैं, बट दिस इज द स्पीड ऑफ बोट। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, दिस इज द स्पीड ऑफ बोट, ठीक है ना। जब वो अपना पानी स्टिल है, बिल्कुल कोई रुकावट नहीं पैदा कर रहा है, वैसा केस में यू स्पीड है बोट का। लेकिन फ्लो पानी जो होता है, स्ट्रीम होता है ना, जब स्ट्रीम हो रहा है, यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है, तो बोट का स्पीड भले यू हो, बट आपको यू नहीं लिखना है, बढ़ा के लिखना है। कितना बढ़ेगा, भी को भी यहाँ पे साथ में जोड़ देना है। साथ ही में अगर इधर फ्लो हो रहा है तो भले उसका स्पीड यू हम माने हैं, बट यू स्पीड नहीं होगा, उतना स्पीड से वो नहीं जा पाएगा। अब ध्यान रखें, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन यू से भी को आपको घटाना है, क्योंकि यू का स्पीड हमेशा ज़्यादा ही होता है पानी से, ठीक है ना। इतना आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। एक बात यहाँ पे समझो ना यार, आप जानते हो ना कि जब साइकिल को लेकर कहीं हम लोग, होता है कि स्लोप में हम लोग उतारते हैं, कहीं मान के चलो ऊंचाई से हम लोग क्या है, नीचे तरफ हम लोग क्या है जा रहे हैं साइकिल में बैठ के, क्या होता है, डाउन होता है ना, डाउन। तो डाउन के केस में क्या होगा, साइकिल का स्पीड तो बढ़ जाता होगा ना, तो यहाँ पे बढ़ गया होगा, ठीक है। लेकिन जब कहीं पे हम लोग चढ़ते हैं, कहीं चढ़ाई पे हम लोग चढ़ते हैं इस तरह से, तो क्या होता है बोलो, ये आप होता है, आप मतलब स्पीड कम हो जाना, थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड से उसका स्पीड कम हो जाएगा। दैट मीन्स यू विल गेट द यू माइनस बी। गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके। तो ये दोनों बातें आपको पहले समझना है। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों किसका स्पीड है, आपको पता, दोनों है बोट का स्पीड, है ना। दोनों क्या है बोलो, स्पीड ऑफ बोट। इस बात को आप ध्यान रखें। पानी से यहाँ पे हमको कोई मतलब नहीं होता है, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट वी हैव टू कंसिडर द स्पीड ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ यहाँ पे पानी भी स्टिल नहीं है। अगर ऐसा बोला जाए, इट इज बोले यहाँ पे स्टिल बोले या आप स्ट्रीम बोले, यू हैव टू कंसिडर ऑलवेज, ओके, द स्पीड ऑफ वाटर,
ओके, यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा कि डाउन में ऐड कर देना है, अप में यहाँ पे आपको घटा देना है। इतना समझ में आने के बाद अब हम आते हैं क्या, सीधा क्वेश्चन में। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे सीधा क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को अच्छा। और यहाँ पे जब भी हम लोग इक्वेशन को बनाएंगे ना, इक्वेशन को जब भी हम लोग बनाएंगे आप ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम को ही यूज करना है। देखो यहाँ पे ध्यान से, अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अच्छा ठीक है, तो पहले आप क्या करो, क्या आपसे यहाँ पे पूछा किया हम स्पीड ऑफ द सेलर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, करंट मतलब यहाँ पे वही बिजली विद्युत वाला करंट है नहीं, यहाँ पे करंट मतलब पानी का बात हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो कि लेट स्पीड ऑफ, है ना, स्पीड ऑफ सेलर मतलब जो बोट जो चलाता है जो भी है उसका स्पीड या बोट का स्पीड क्या है बोलो, यू। यहाँ पे आप बोल सकते हो यू किलोमीटर पर आवर, आप एक्स भी मान सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्पीड ऑफ किसका बोलो, यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट, आप करंट बोलो या वाटर बोलो या स्ट्रीम बोलो, आपका बात यहाँ पे बराबर है, जो कि भी किलोमीटर पर आवर। इतना आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दिया हुआ क्या है, सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में, यानी वो क्या कर रहा है, डाउन स्ट्रीम में 40, डाउन स्ट्रीम में एक दूरी तय कर रहा है 8 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक उसको, यहाँ से यहाँ तक जाना है, मान के चलो ये पानी है। ठीक है, उसको जाना है, इधर से वो जा रहा है। ठीक है ना, टोटल दूरी है कितना बोलो, 8 किलोमीटर। और पानी का भी बहाव इधर ही है और वो भी इसी साइड में ही जा रहा है। कितना उसको टाइम लगा बोलो, 40 मिनट। क्या लगा, 40 मिनट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि टाइम इक्वल टू क्या बोलो, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। फॉर्मूला क्या है बोलो, टाइम इक्वल टू क्या है बोलो, डिस्टेंस बाय स्पीड, सॉरी स्पीड बाय यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड, क्या बोलो यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है ना, ओके। चलो, टाइम यहाँ पे दे दिया है 40 मिनट डाउन स्ट्रीम में, ध्यान रखें। तो डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड यहाँ पे क्या है बोलो, 40 मिनट। एकदम कैसे बना रहे हैं ध्यान से देखें। ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम में क्या बोलो, 40 मिनट, सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में। अच्छा, इधर अगर टाइम लिए हैं तो इधर भी टाइम आपको लेना होगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बोलो, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो इधर भी आप डिस्टेंस बाय स्पीड ले लें। डिस्टेंस तो सर 8 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 किलोमीटर है। लेकिन आप सर बोले कि स्पीड क्या, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का स्पीड है। तो बोट का स्पीड जो भी होगा यू, क्या यू रहेगा कि यू से ऐड हो जाएगा, बोलो यू से ऐड होगा। यहाँ डाउन स्ट्रीम में स्पीड बिल्कुल भी ऐसा होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यस और नो पर इतना बता दो। ठीक है ना, पहले इतना आप यहाँ पे समझने का प्रयास करो। क्लियर बात हो गया एकदम, बहुत ही डिटेल्स में हम बारीकी से आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर आपको हो गया होगा। अब यहाँ पे एक बात सुनो यार, यहाँ पे देखो ये किलोमीटर में है, ये देखो मिनट में है, ये गलती मत आप कर देना, इसको आवर में चेंज कर लो। ठीक है, इसको आप आवर में चेंज कर लो, यानी 60 से इसको आप डिवाइड कर दो। ठीक है, ये सब अपना जिम्मेवारी से इसको कर देना है। ठीक है ना, ये कहीं पे आपको माने ये सब डेटा दिया जाता ही है आपको फंसाने के लिए। ठीक है, अब 20 से यहाँ पे काट सकते हो, 22 जा 23 जा। ठीक है, आप इससे इसको भी काट सकते हो, ऊपर ऊपर काटा जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 बाई यू प्लस भी इक्वल टू 3, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि u प्लस भी इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बोलो गेटिंग माई पॉइंट, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। अब सेम देखो, डाउन स्ट्रीम में कितना है बोलो, 40 मिनट। अब क्या है, रिटर्न हो रहा है, पानी का बहाव क्या इधर ही तो हमेशा मतलब रहेगा ना। पानी का जो डायरेक्शन है क्या वो चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पानी का डायरेक्शन अपना यही रहेगा। लेकिन बोट क्या किया, यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर रिटर्न आ रहा है। ओके, बोट क्या है बोलो, रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न जब होगा तब देखो पानी का जो डायरेक्शन है फ्लो होने का, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट आप चलना शुरू किया। दैट मीन्स यहाँ पे आप स्ट्रीम वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो आप स्ट्रीम वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, बहुत धीमी हो जाएगा बोट, उतना वो तेज़ी से नहीं भाग पाएगा क्योंकि पानी का बहाव उसको रोकेगा। ये सुनो, उसको रोकेगा, तो ऐसा केस में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। सेम दूरी ही तय करना है, 8 किलोमीटर ही वापस आना है। जाते वक्त तो आराम से चल गया था क्योंकि उसको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था। ओके,
सपोर्ट मिल रहा था, तो आराम से वो चल गया था, वहाँ पे पहुँच गया था, तो उसको टाइम 40 मिनट लगा था। तो जो भी होगा अब जो टाइम उसको लगेगा ना, दैट विल बी ग्रेटर देन 40 मिनट्स। ओके ओके, अब उसको 40 मिनट से ज़्यादा ही टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो चुका है, पहुंचने में टाइम आपको लगेगा। तो 1 घंटा टाइम यहाँ पे ले रहा है। ये सर नो टाइम यहाँ पे क्या है बोलो, 1 घंटा है। तो सेकेंड यहाँ पे जो इक्वेशन है, टाइम तो आपका 1 आवर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 8 किलोमीटर ही तो आना है। क्या डिस्टेंस अलग हो गया क्या? अलग नहीं, सेम ही है, बट स्पीड यहाँ पे आपको बता दें बिल्कुल भी अलग हो चुका है। दैट इज द स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम। ओके, इन केस ऑफ अपस्ट्रीम वी ऑलवेज सब्सट्रैक्ट द स्पीड from the speed of seller to the speed of current. Okay, so in this case you will get the equation that is u minus v equal to 8. यहाँ पे आवर में था तो we do not need to change it. Okay, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या होता है। इतना डिटेल्स में कोई नहीं समझाता है, तो आपको जब हम बता रहे हैं तो इस चीज़ों का आप सीखने का प्रयास करें ताकि आपको ही फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नाउ दिस इज सो सिंपल टू यू फॉर यू टू सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई1 भी। ओके, यू विल गेट, जब इसको ऐड करोगे भी यहाँ पे कट जाएगा, 2u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 + 8 आपका 20 हो जाएगा। दैट मीन्स u इक्वल टू विल गेट 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये भी ध्यान रखें। ओके, और 10 किलोमीटर पर आवर तो v क्या हो जाएगा बोलो, 2 किलोमीटर पर आवर। इसमें हमेशा एक चीज़ का आप ध्यान दें, हमेशा एक चीज़ का आप ध्यान दें, बोलो क्या सर? बोट का स्पीड हमेशा ज़्यादा होता है, बोट का स्पीड हमेशा ज़्यादा होता है, इसीलिए आप स्ट्रीम में हम लोग बोट का स्पीड से यहाँ पे देखो क्या किए हैं, करंट यानी पानी का स्पीड को यहाँ पे माइनस किए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द ओवरऑल कंसेप्ट। एक ही बात आपको ध्यान रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम फॉर्मूला से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला टॉपिक है। पहला बात। दूसरा बात आपको हम बता दें कि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, स्पीड को जब भी ले, डाउन स्ट्रीम के केस में जब भी डाउन वाला कंसेप्ट आएगा, डाउन वर्ड में देखो क्या है, आप डाउन में जा रहे हो, मान के चलो, ऐसा सोच लो, याद रखने के लिए फॉर योर मेमोराइजेशन, यू जस्ट फील दैट यू आर गोइंग इन द डाउनवर्ड्स बाई साइकिल। सो व्हाट विल हैपन विथ यू, योर स्पीड विल बी इंक्रीज्ड। ओके, सो इन दिस केस फॉर डाउन, ओके, you will just remember, okay, that your speed is going to increase. So in this case you will write u plus v, and for upstream, up means just you are just अपसाइडिंग। ओके, जस्ट इस तरह सोचो कि आप कहीं पे चढ़ रहे हो। ठीक है, तो ऐसा केस में क्या होगा, आप स्टेयर जो होता है ना, हम लोग जब सीढ़ी जब हम लोग चढ़ते हैं तो क्या होता है, हम लोग धीरे धीरे चढ़ते हैं, मतलब उतारते हैं तो होता है क्या बोलो, बहुत ही स्पीड से हम लोग उतार सकते हैं, पर उतना स्पीड से नहीं चढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई है। तो ऐसा केस में आप क्या करो, आप जैसे ही आएगा आप क्या करो, यहाँ पे माइनस कर दो। बट माइनस करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, पहले आपको लेना है u देन v। u मीन्स XYZ कुछ भी लोगे ना, उससे मतलब नहीं है, बट पानी का स्पीड नहीं, बोट का स्पीड से पानी को माइनस करना है। दैट इज योर ओवरऑल कंसेप्ट, नथिंग मोर। हाँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको नोट भी आप कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान दो, लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए हैं, थोड़ा सा लेवल यहाँ पे अच्छा वाला है, और क्वेश्चन कुछ इस टाइप का ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। अ बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। ओके, अब एक साथ ही हो रहा है, पहले वो अपस्ट्रीम में गया फिर डाउनस्ट्रीम में गया, कुल मिलाकर टाइम बोलो कितना दिया गया, 8 आवर्स। बट वो क्या है, it can go 16 kilometer upstream and 32 kilometer downstream in the same time. Find the speed of boat in still water and the speed of stream. सेम चीज़ें हैं। क्वेश्चंस को बनाने के लिए पहले आप क्या करें, सेम चीज़ें हैं, लेट ओके द स्पीड, क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो स्पीड ऑफ, यहाँ पे क्या बोलेंगे, बोट बोलेंगे। बोट बोला है तो बोट ही हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। दैट इज़ आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आप एक्स लेके भी कर सकते हो, बट यू लेके यहाँ पे आपको हम करा देते हैं क्योंकि एक बार यू लेके यहाँ पे करा चुके हैं। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ क्या लिखेंगे हम, एंड द यहाँ पे स्पीड ऑफ क्या लिखेंगे, बोलो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बोलो स्ट्रीम है ना, यहाँ पे स्ट्रीम वर्ड यूज होता है, करंट वाला वर्ड यहाँ पे यूज होता है, या वाटर भी आप यूज कर सकते हो। दैट इज़ यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर। क्लियर बात यहाँ पे हो गया, क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे पानी का स्पीड कुछ रहेगा, स्टिल वाटर तो नहीं होगा। स्टिल वाटर होगा तो
यहाँ पे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला कंसेप्ट काम ही नहीं करेगा। ये समझो, पानी अगर बिल्कुल तालाब का जो पानी होता है बिल्कुल ठहरा एकदम इस तरह से, ठहराव जिसको नहीं बोलते हैं, एकदम पानी स्टिल है, इधर ना मूव कर ना इधर मूव कर रहा है, तो ऐसा केस में बोट का स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, भले वो अप में जाए या डाउन में जाए। क्लियर बात हो गया। इसीलिए पानी का भी यहाँ पे स्पीड रहता है, तो पानी का स्पीड होता है तो उसको स्टिल वाटर नहीं बोल सकते हैं। ओके, हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, बोलो यहाँ पे जो स्पीड मान लिया ना u, दैट इज स्टिल वाटर में स्पीड। इस बात को ध्यान रखें, ये u क्या है बोलो, स्टिल वाटर का स्पीड है, ठीक है ना, अपना स्पीड उसका। बट जब वो फ्लो होगा पानी का दिशा में या विपरीत दिशा में, तब u तो नहीं रहेगा ना, तब तो u प्लस भी या u माइनस भी हो जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे जो स्पीड माना गया है दैट इज द स्पीड इन स्टिल वाटर, इसका अपना स्पीड है, ठीक है ना। इसके चक्कर में जब वो आता है ना, स्ट्रीम के चक्कर में, तभी उसका स्पीड u नहीं रहता है, या तो बढ़ता है या तो घटता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन में आपका साफ साफ कहा गया है 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अच्छा, कुल मिलाकर टाइम वो दो जगह जा रहा है, कुल मिलाकर टाइम उसको 8 घंटा ही यहाँ पे लग रहा है, 8 आवर्स यहाँ पे लग रहा है। क्लियर। देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, 12 किलोमीटर ये टाइम है, तो इधर भी टाइम होना चाहिए। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो लो यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड मतलब यहाँ पे अपस्ट्रीम, अप मतलब क्या होगा, घटेगा, प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हो और बोलो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, लो यहाँ पे 40, डाउन मतलब स्पीड को जोड़ देना है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको और हम बता सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। ये जो आप देख पा रहे हो ना ऊपर ऊपर, इसको आप काट सकते हो। यस यू कैन, क्या बोलते हैं ना, यू कैन कैंसिल इट ईच अदर, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ काट सकते हो। देखो ये दोनों को आप अगर काटोगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, HCF क्या है बोलो, 2 से 4 से कटो, 4 से यहाँ पे आप काट सकते हो, 4 से अगर यहाँ पे कटोगे तो 4 3, यहाँ पे u माइनस भी, 4 से कटोगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा u प्लस भी, 4 से कटोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, कुछ तो कम हुआ ना। ये रहा 1 नंबर इक्वेशन। क्लियर बात हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी 16, ये रहा एक इक्वेशन चला गया। फिर अपस्ट्रीम मतलब u माइनस भी, और बोलो और बताओ 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, दैट इज u प्लस भी। टाइम सेम ही उसको लग रहा है, उसको दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, उसको यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे सर टाइम सेम क्यों लग रहा है, तो हम बोलेंगे टाइम इसीलिए सेम लग रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग है। आप चीज़ों को ध्यान रखें। 8 से ही आप काट दें तो 8 1 जा 8 2 जा यहाँ पे 16, 8 2 जा 16, 8 4 जा यहाँ पे 32, 8 1 जा 8। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए क्या बहुत बड़ा बात है, पहले आप ये बताओ, सॉल्व करना क्या आपके लिए बहुत बड़ा बात है क्या? आपको हम बहुत बार सिखा चुके हैं कैसे हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दें कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी यहाँ पे आप देखें कि इस तरह से u माइनस बी यू प्लस बी नीचे सेम सेम है, तो आप क्या करेंगे बोलो 1 बाई यू माइनस भी को आप मान लेंगे x और 1 बाई यू प्लस भी को आप मान लेंगे y। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ आता है और आप सीखे भी होंगे। हम ये चीज़ और चीज़ें यहाँ पे सिखा चुके हैं। आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 15 चल रहा है। ओके, लेक्चर नंबर 15 चल रहा है, तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे चीज़ों का हम सिखा चुके हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू जो इक्वेशन यहाँ पे बनने वाला है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या होगा बोलो, न्यू इक्वेशन बोलो क्या होगा यहाँ पे 3x ओके प्लस यहाँ पे देखो 10 भी इक्वल टू यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो आप 2x ओके प्लस यहाँ पे देखो 4 भी इक्वल टू यहाँ पे 1। क्लियर ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे? अभी इक्वेशन नंबर 3 हो गया, अब इक्वेशन नंबर 4 हो गया। सबसे पहले तो आप 3 4 को ये करें, सॉल्व करें, x एंड y यहाँ पे निकालें, सॉरी यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका y हो जाएगा। पहले तो आप x y को यहाँ पे निकालें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दे 2 से, इसको आप मल्टीप्लाई कर दे 3 से। जब भी जो भी चीज़ आप करते हैं ना उसको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा बोलो 6x प्लस 20y है ना, बहुत ही ध्यान से आपको चीज़ों को यहाँ पे करना है, अदरवाइज गलती हो जाएगा। 12y इक्वल टू यहाँ पे देख पा रहे हो 3, तो यहाँ पे ये काटोगे काटोगे काटोगे, माइनस माइनस हो गया। यहाँ पे 20 से 12 गया तो 8y इक्वल टू यहाँ पे 1, तो y का वैल्यू क्या है बोलो 1/8 है। y का वैल्यू यहाँ पे 1/8 है। सेकेंड नंबर इक्वेशन में जब पुट करते हो ना, तो देखो यहाँ पे क्या है 2x प्लस 4 इंटू 1/8
इक्वल टू आप देखो 1 है, तो 2x इक्वल टू, ये काटोगे तो 4 से 2 कटेगा, हाफ हो जाएगा, हाफ को इधर लेके चलो, 1 से हाफ गया तो यहाँ पे हाफ बचेगा, x का वैल्यू सिंपल यहाँ पे 1/1/4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्स वाई तो मेरा इक्वेशन में था नहीं, मेरा इक्वेशन में क्या था बोलो, u भी था, तो u भी जब था तो यहाँ पे पुट करो क्या होगा बोलो, आप खुद बताओ। यहाँ पे 1 क्या बोलो, u माइनस वी इक्वल टू एक्स, एक्स मतलब क्या 1/4 है, यानी यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, u माइनस वी का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, दैट इज इक्वल नंबर 5, यस और नो। अब यहाँ पे देखो 1/u प्लस वी, चीज़ों को बिल्कुल भी आप समझ पा रहे हो ना, क्या है बोलो 1/8 है, यानी u प्लस वी क्या होगा बोलो यहाँ पे 8 हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6। अब ये दोनों को सॉल्व जब आप कर लोगे तब आपका यहाँ पे इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। देखो दोनों को जब आप जोड़ते हो ना, ये v भी यहाँ पे कटेगा, 2u इक्वल टू 12, तो u का वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगा और v का वैल्यू आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर, इसको आप सॉल्व कर सकते हो अपने से, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है, दैट इज़ योर आंसर। ओके, समझ में आ गया ना, u इक्वल टू यहाँ पे 6 और v इक्वल टू यहाँ पे 2, दैट इज़ योर आंसर। ओके, दैट इज़ योर आंसर। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार या लाजवाब यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आप एकदम बिल्कुल बिना टेंशन का इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेंड कर सकते हो, है ना। सिंगल हो सकता है या इस तरह से डबल भी आपको दिया जा सकता है। u एंड v को आप इस तरह से कर लो, करके आप यहाँ पे x एंड y निकाल लो, पुट करो, सिंपल सा इक्वेशन में आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। बोलो जी, कोई आपको टेंशन है यहाँ पे, कोई भी चीज़ों का यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, बाकी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी यहाँ पे आसान है, आप बिल्कुल यहाँ पे चीज़ों को समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है। चलो, तो नोट भी आप कर लिए होंगे, बिल्कुल नोट करो वीडियो को पॉज करके। चलो अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, तो यही 2 टाइप का सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, जो कि आपका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला है, बिल्कुल भी आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग टॉपिक को ही चेंज कर देंगे। टॉपिक ऐसा है कि रेक्टेंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का है। जब कराएंगे हम मेंस्ट्रुएशन तब तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में चीज़ों को आ जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, अपने से बनाने का प्रयास करें। सबसे पहला यहाँ पे जो चीज़ें आपको सीखना है ना, जो चीज़ आपको ध्यान देना है कि हाउ टू फॉर्म द इक्वेशंस, बस यही सब कुछ है। इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है वो आपको मालूम है, कंडीशंस आपके साथ होता है, आपका क्वेश्चन में दिया होता है, हाउ यू कैन अप्लाई द कंडीशंस टू फॉर्म द इक्वेशंस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और वही चीज़ आपको यहाँ पे सीखना भी है, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इस ब्रेथ बाय 3 मीटर, लेंथ से उसका ब्रेथ क्या है बोलो 3 मीटर ज़्यादा है, सॉरी लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है। इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर्स, द एरिया रिमेन्स सेम, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। आपसे हम बोले हैं एक बात कि जब भी आपको यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में क्या पूछा है उसी को पहले आप माने, ठीक है। तो क्या मानेंगे कि क्या मानेंगे लेंथ ऑफ द रूम, क्या बोले लेंथ ऑफ द रूम, ठीक है ना, ऑफ द रूम क्या है बोलो, आप यहाँ पे मानेंगे सर x मीटर, आप यहाँ पे x मीटर एंड ब्रेथ, ओके, एंड द ब्रेथ इज y, ठीक है ना। ब्रेथ को क्या करो इज y मीटर, है ना। ब्रेथ को आप क्या माने हैं बोलो y मीटर यहाँ पे माने हैं, ठीक है। ब्रेथ इज इक्वल टू y मीटर, ये आप मान लिए हैं। तो अब बताओ किसी भी रूम का, रूम तो छोड़ो, आप जस्ट इमेजिन करो कुछ इस तरह से कि आपका ये बोर्ड जो है ना, ये जो वाइट बोर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बोर्ड का अपना कुछ लंबाई होगा और इसका कुछ चौड़ाई भी होगा, इसका कुछ ब्रेथ भी होगा। तो लंबाई तो यहाँ पे ज़्यादा है ना, चौड़ाई यहाँ पे कम है। क्वेश्चन में सब यही चीज़ बोला हुआ है कि द लेंथ इज एक्सीड, लेंथ बड़ा हो गया किससे, ब्रेथ से, कितना 3 मीटर। यानी आपको हम बोले कि लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल नहीं है, इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेंथ बड़ा है, ये छोटा है। तो आपको एक बात हम पहले भी बोले हैं, जो छोटा छोटा उसी से ऐड करो तब बराबर हो पाएगा। ये कंसेप्ट हम लोग हर जगह पे यूज करते हैं, इक्वल साइंस का इम्पोर्टेंस के लिए, इक्वल साइंस का इज्जत के लिए हम लोग ऐसा चीज़ें यूज करते हैं। आप भी चीज़ों को जानते हैं, ठीक है।
x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। x y से बड़ा है, कंडीशन क्या है जी, x y से बड़ा है, तो कितना बड़ा है, तो बोला गया 3 बड़ा, 3, तो 3 को कैसे लिखेंगे, या तो सीधा आप माइनस करके 3 लिख दो, इससे ये बड़ा कितना बड़ा 3, तो कितना कैसे निकालते हैं, दोनों को इस तरह से माइनस कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट यहाँ पे जो आप निकाल चुके हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आता है सेकेंड कंडीशन। सेकेंड यहाँ बोला गया है कि लेंथ को, अच्छा पहले जो था आप कोई दिक्कत नहीं है, अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं इस तरह से, इस लेंथ को मान के चलो और बढ़ा दिए, कितना बोलो बढ़ा दिए 3 मीटर, अच्छा ब्रेथ को कम कर दिए, कितना 2 मीटर, फिर देखिए अच्छा एरिया तो सेम ही है, एरिया तो सेम ही है। अच्छा ऐसा केस में जब लेंथ x था ब्रेथ y था तो एरिया क्या था जी, पहले आपको हमको ये बताओ, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर ध्यान रखें, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है मीटर स्क्वायर, ये इसका ओरिजिनल एरिया है जो शुरू से इसके साथ है, ठीक है ना, शुरू से इसका है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कंडीशन में क्या बोला कि लेंथ को आप बढ़ा दिए 3 मीटर, तो लेंथ अभी क्या होगा, x थोड़ी होगा, x प्लस 3 हो जाएगा, न्यू लेंथ बढ़ाने के बाद ब्रेथ को यहाँ पे घटा दिए 3 मीटर, तो ब्रेथ को घटाएंगे तो ब्रेथ y थोड़ी रहेगा आपको यहाँ पे, सॉरी 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 आपको माइनस कर देना है, क्लियर, तो ये रहा। तो अब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, न्यू लेंथ न्यू ब्रेथ, है, लेकिन एरिया तो सेम ही है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया एरिया आपके में कोई भी चेंजिंग नहीं आया, एरिया में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना, एरिया आपका सेम है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बोलो समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल भी चीज़ों को समझ पा रहे हैं आप, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, है ना, आप बिल्कुल भी ये चीज़ आपको आता है, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। x on x से यहाँ पे कटेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इक्वल टू 6, दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। इतना आपको बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पे निकाला जाता है। अब क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ताकि आप यहाँ पे x का कोफिशिएंट को इक्वल कर सको। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, 2 से इक्वल करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 3, यहाँ पे देखो माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3y इक्वल टू 6, ठीक है ना। यहाँ पे काटोगे तो ये y इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। y अगर 9 है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका x फिर कितना होगा बोलो, x आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो आपका यहाँ पे 12 दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो लेंथ है वो निकल के आ चुका है कि लेंथ जो आपका यहाँ पे जो भी है किसका रूम का, वो कितना है बोलो 12 मीटर, जो कि बड़ा होगा। ब्रेथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कि यहाँ पे 9 मीटर, ठीक है ना, क्लियर। बोलो जी समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो समझ आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है क्या? है ना, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया जी, यहाँ पे एक गलती हो गया, इसको सॉल्व करने में ही गलती हो गई। यहाँ पे देखो 3 लिखे हैं, इसको थोड़ा चेक कर लेना अपना, ठीक है ना। इसको 3 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 6 यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3y इक्वल टू यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। इसको काटोगे ये y इक्वल टू यहाँ पे 12 हो जाएगा, y अगर 12 है तो x आपका क्या हो जाएगा 15, यानी लेंथ आपका बोलो क्या हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है ना। इसको एक बार चेक कर लेना, मैंने काट के फिर इसको ठीक कर लेना, ठीक है। और ब्रेथ क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 मीटर, ठीक है ना। काफ़ी ये रहता है क्लास में मैंने होता है ना कि मैंने क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप चीज़ों को बिल्कुल भी समझ पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे चीज़ों को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है ना। इंसान का हाथ है ना, कुछ भी यहाँ पे वही हो जाता है, ये मार्कर है चला देते हैं तो बस चल जाता है, लेकिन कहीं इधर उधर कभी होता है ना कि भटक जाता है, तो प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है। बट यहाँ पे आप चीज़ों को बिल्कुल भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, कोई यहाँ पे टेंशन आपके लिए नहीं है। चलो तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ वाला जो एरिया वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम लोग लेते हैं। चलो
क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करो, देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। एक बार ट्राई कर लो। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 67 स्क्वायर मीटर व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 मीटर्स। क्लियर है ना? यानी लेंथ को जब हम लोग क्या करते हैं ना 3 मीटर बढ़ाते हैं, ब्रेथ को जब यहाँ पे 4 मीटर घटाते हैं, तब इसका अपना एरिया से एरिया कम मतलब 67 कम हो जाता है ना। उल्टा केस यहाँ पे दिया गया, एक और यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि लेंथ को जब हम लोग 1 मीटर घटा देंगे, ब्रेथ को जब हम लोग 4 मीटर बढ़ा देंगे, तो लेंथ यहाँ पे ओरिजिनल जो इसका एरिया था उससे एरिया इंक्रीज़ होके 89 और बढ़ जाता है। ठीक है, तो डायमेंशंस यहाँ पे पूछा गया है। रेक्टेंगल का डायमेंशंस का मतलब होता है कि रेक्टेंगल का लेंथ क्या है बोलो, लेंथ जो कि यहाँ पे आपको मानना है कि x मीटर, और ब्रेथ यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे मानना है बिल्कुल यहाँ पे y मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एरिया बोलो क्या होगा, अगर ऐसा इसका डायमेंशन से तो एरिया क्या होगा बोलो XY मीटर स्क्वायर। यही मीटर स्क्वायर को बुक में स्क्वायर मीटर लिख देता है। ठीक है, स्क्वायर मीटर लिख देता है। चलो अब देखो यहाँ पे लेंथ को क्या किया गया है बोलो 3 मीटर इंक्रीज़ किया गया है। कितना बोलो 3 मीटर यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है। तो लेंथ क्या होगा बोलो 3 मीटर इंक्रीज़ होगा तो लेंथ x+3 होगा। ये सुनो, ब्रेथ को यहाँ पे 4 मीटर डिक्रीज़ किया गया। अच्छा, तो 4 मीटर डिक्रीज़ मतलब y-4 कितना हो गया। ये क्या है बोलो एरिया है, ये एरिया है ना। तो ये एरिया क्या है बोलो, अभी जो न्यू एरिया आया है लेंथ को बढ़ाने से ब्रेथ को घटाने से, ये जो न्यू एरिया आया है, ये न्यू एरिया क्या है बोलो, आप लोग खुद बताओ। ये न्यू एरिया आपको हम बता दें कि ओरिजिनल एरिया से 67 कम है ना। तो ओरिजिनल एरिया क्या था XY था, XY से घट के 67 हो गया, यानी XY से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट आपको 67 मिलेगा। उम्मीद है कि बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। ठीक है ना, ओरिजिनल तो एरिया क्या था बोलो XY था, ये सुन लो, इसमें कोई चेंजिंग था नहीं। लेकिन लेंथ को बढ़ाने से और ब्रेथ को घटाने जो न्यू एरिया आया है ना, ये ओरिजिनल एरिया से न्यू एरिया जो है कितना कम है 67 कम है। तो ओरिजिनल से इसको मैंने घटाएंगे तो क्या होगा 67 ही यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस अब बना के रखे, इसको मल्टीप्लाई करें, क्या होगा XY माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3y माइनस 12 इक्वल टू यहाँ पे 67। इस ब्रैकेट को पहले खोलने के बाद क्या सबके साथ ये माइनस को आपको मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करना है इक्वल टू 67। ये दोनों को आप काटे, यहाँ पे 4x माइनस 3y 12 को इधर लेके जाए तो 67 माइनस 12 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 55 यहाँ पे आपको हो जाएगा। ये सुन लो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू यहाँ पे 55। बोलो ये फर्स्ट वाला चीज़ आपको समझ में आया या नहीं आया, पर ये बता दो फर्स्ट वाला चीज़ आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। ठीक है ना, ओरिजिनल एरिया XY था, लेकिन ये चेंजिंग करने के बाद उसका एरिया घट के इतना हो गया। तो ये कैसे इसको हम पहचाने कि कितना घटा 67, ये कैसे आया बोलो, ओरिजिनल से न्यू एरिया को माइनस कर दो तो 67 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे जो इक्वेशंस आया उसको भी आप देख लो। सेकेंड में क्या बोला कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय y मीटर। तो लेंथ इज रिड्यूस्ड, लेंथ को आप रिड्यूस करो, दैट इज़ आपका यहाँ पे x-1। ये सुन लो, लेंथ को यहाँ पे कम कर दिए हैं। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर, ब्रेथ को यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। अभी भी क्या होगा, ओरिजिनल एरिया तो है नहीं, ओरिजिनल तो एरिया XY है, कुछ ना कुछ चेंजिंग तो आएगा ना। अब देखो एरिया इंक्रीज्ड बाय 89। अच्छा, एरिया बढ़ जाता है, तो बढ़ क्यों गया पहले ये बता दो हमको। एरिया क्यों बढ़ गया, एरिया इसीलिए बढ़ गया कि अभी जो न्यू एरिया है ना ये ग्रेटर देन है किससे, XY से। यहाँ पे चीज़ें उल्टा था, घट गया मतलब ओरिजिनल प्लस ज़्यादा था, न्यू कम हो गया था, इसीलिए तो घट के यहाँ पे 67। लेकिन अब ये ओरिजिनल एरिया से बढ़ चुका है, इसीलिए ये पहले होगा ये बाद में होगा। ये सुनो, इस बात को आप ध्यान रखें। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे बोलो जरा, बोलो अब क्या करेंगे। अब कितना ये बढ़ा है बोलो 89, इसीलिए यहाँ पे माइनस XY देके आपको 89 लिखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। ठीक है, अदरवाइज आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। आपको देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तब भी आप इस तरह से चीज़ों को कर सकते हो। यहाँ पे ओरिजिनल एरिया बड़ा था, न्यू एरिया छोटा था, कितना छोटा हो गया तो कम करके यहाँ पे माइनस करके हम लोग 67 कर दिए थे। यहाँ पे
इस तरह से लेंथ को कम करने से और ब्रेथ को बढ़ाने से एरिया बढ़ जा रहा है। तो ओरिजिनल से मतलब बढ़ जाएगा, तो ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, दैट इज़ 89। क्लियर बात हो गया ना। तो एक्स वाई प्लस यहाँ पे 4x माइनस वाई माइनस 4 माइनस एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पे आप देख पा रहे 89। एक्स वाई यहाँ पे काटोगे तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको ऐड कर दो तो 93 हो जाएगा। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। ओके, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का भी आपको ज़रूरत है नहीं, ये दोनों को पहले आप ये कर दो, है ना, दोनों को आप करो, कुछ भी आपको यहाँ पे न्यू चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, है ना, एंड दिस इज़ योर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या बोलो, सेकेंड इक्वेशन, दैट इज़ 93। कुछ भी यहाँ पे करने का ज़रूरत नहीं है, ओनली साइन चेंज करके यहाँ पे कर दो। ये बोलो क्या हो जाएगा, बताओ तुम लोग खुद बताओ। ये -2y इक्वल टू बोलो कितना होगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, है ना, माइनस ऑफ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो y का वैल्यू कितना होगा, 19। कितना होगा बोलो, 19 होगा। ठीक है ना, y अगर 19 है तो पुट करो यहाँ पे आप पुट कर दो, है ना, यहाँ पे आप पुट कर दो, x निकालो, या यहाँ आप पुट कर सकते हो, क्या है बोलो 4x, तो 4x माइनस 3 इंटू 19 इक्वल टू यहाँ पे 55। तो 4x क्या होगा बोलो 55 प्लस यहाँ पे 57, है ना, तो कितना हुआ ये ऐड होकर के 7 + 5 12, यहाँ पे 5 5 10 + 1 11। तो 4 इक्वल टू बोलो x का वैल्यू बोलो कितना होगा, 4 1 जा 4, है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कर दो, सॉरी 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे ये 32 हो गया, यहाँ पे 4 8 जा 32। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इसका डायमेंशंस में लेंथ जो पूछा गया है वो कितना है बोलो 28 मीटर, और जो ब्रेथ पूछा गया रेक्टेंगल का वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो 19 मीटर, दैट इज़ 19 मीटर। तो 28 मीटर एंड 19 मीटर इज़ योर आंसर। आप इसको बिल्कुल भी समझ पा रहे हैं अब इसको बिल्कुल भी समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। सिर्फ कंडीशंस को कैसे आपको यहाँ पे लिखना है, बस यही चीज़ का प्रैक्टिस आपको लगाना है, बाकी तो आसान है आपके लिए, कुछ भी यहाँ पे नया चीज़ नहीं है। ठीक है, तो चलो आज का क्लास यहीं पे छोड़ते हैं हम। ठीक है, कल का क्लास में हम लोग एज प्रॉब्लम लेके आएंगे। ठीक है ना, एज प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, कौन एज से बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या ना, 2 साल पहले क्या था, 2 साल बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। टेंशन लेने का ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। तो कल का क्लास ज़रूर आप अटेंड करें। ठीक है ना, क्लियर बात हो गया। कल का क्लास में पक्का हम लोग एज वाला प्रॉब्लम को बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस कैसे बनाएंगे वो कल देखेंगे। ठीक है, आज का क्लास उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी चीज़ें आप देखो, क्वेश्चंस हम देखो क्लास में क्या होता है ना, क्वेश्चंस 1 2 3 4 ही किया जाता है ना, 50 क्वेश्चन क्लास में कोई नहीं करा पाता है, बट आपको यहाँ पे हम सिखाते हैं कंसेप्ट। ठीक है ना, 3 क्वेश्चंस हम करा दें किसी भी टॉपिक का, मान के चलो, तो आप इतना समझ लेना कि 3 टॉपिक में पूरा उस टॉपिक पूरा कवर हो जाता है। यानी आप उस टॉपिक का कहीं से भी क्वेश्चन आप उठा लेंगे ना, तो यू विल बी कैपेबल या एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। दैट इज़ माय मेन मोटो, ये हर टीचर का यही होता है। ठीक है, आपको जो भी यहाँ पे चीज़ें हम सिखा रहे हैं ना, दैट इज़ योर कंसेप्ट, एंड कंसेप्ट से यू कैन सॉल्व मेनी मोर क्वेश्चंस। ओके, आप और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप लगा के एक बार देखें, प्रैक्टिस एक बार करें, उसके बाद आप चीज़ों को समझ लें। ठीक है ना, बोलो। तो चलते हैं, आज यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल का क्लास में। बिल्कुल भी अगर कुछ भी सीखने को मिला, कुछ नया चीज़ आपको सीखने के मिला तो लाइक ज़रूर करके जाना, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। साथ में सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मोटिवेशन जितना बढ़ेगा उतना ही चीज़ों को और बेहतरीन बनाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो।